चलिए, सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सीएमए इंटर बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट कर लिया है और एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं आप सीएमए की तरफ। हाँ, थैंक यू बेटा। ओके, देखिए, अभी अपना सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी अपने को काफी आगे तक जाना है। ठीक है, अभी तो एक पड़ाव पार हुआ है। हाँ, हमने एक अचीवमेंट ली है, इसके लिए हम खुश हो जाएं, थोड़ी खुशी मना लें, कुछ टाइम आप एंजॉय कर लें, वो ठीक है। बट उसके साथ साथ हमें आगे की प्लानिंग भी करनी चाहिए, राइट? ओके, क्योंकि अभी हमारा पार्ट है सीएमए फाइनल, उसके बाद हमारा होगा जॉब लग जाना, प्लेसमेंट। ये दो काम करने के बाद हाँ, हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक हमें ये लगेगा कि ठीक है, अब लाइफ सेट है, अब हमें कुछ करने की, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। हालांकि जॉब निभाना भी बहुत बड़ा काम है, बट ठीक है, वहां जाके आप रिलैक्स हो सकते हैं, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? ओके, दूसरी बात, आपका जो सीएमए फाइनल का एग्जाम होगा बेटा, वो होगा दिसंबर 2021, राइट? तो हर बार के कंपैरिजन में आपके पास टाइम भी थोड़ा सा कम होगा। हर बार फरवरी में रिजल्ट आ जाता है, इस बार मार्च में आया है, तो आपके पास लगभग 1-1.25 महीना कम रहेगा इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, फिर भी अपने को इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देना है। ओके, सीएमए फाइनल का कंटेंट क्या है ये पता है आप लोगों को कि सीएमए फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, बताइए? ये पता है आपको? अंशु को नहीं पता, बाकी मीनल को पता है। ओके, तो देखिए, हम जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर जानकारी हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारा स्टार्टिंग होता है ग्रुप नंबर 3 से। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आप दे चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे? इंटर के अंदर। तो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर 3 होगा और 4 होगा, जिसमें पेपर नंबर 13, पेपर नंबर 14, पेपर 15 और पेपर नंबर 16 रहेगा, राइट? पहला पेपर आपका लो का है थर्ड ग्रुप में, सेकंड पेपर जो आपका है एसएफएम है, तीसरा पेपर आपका एससीएम है और चौथा पेपर आपका डायरेक्ट टैक्स है। फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो 17, 18 एंड 19 और 20 ये आपके पेपर रहेंगे, जिसमें एक पेपर आपका सीएफआर मतलब कि अकाउंट्स है। ठीक है, दूसरा पेपर आपका आईडीटी है, तीसरा पेपर कॉस्ट ऑडिट है और चौथा पेपर है एसपीएम बीवी। ठीक है, अपन इस क्लास के अंदर कौन सा पेपर पढ़ने जा रहे हैं? पेपर नंबर 16, जिसका नाम है एडवांस टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। एडवांस टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, आपका जो सिलेबस है सीएमए फाइनल का, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी 3 कैटेगरी है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। पहली कैटेगरी है एडवांस टैक्स लॉ। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल टैक्सेशन और तीसरी कैटेगरी है केस स्टडी। ओके, रिप्लाई करते रहें बेटा, रिप्लाई करते रहें, जितना ज्यादा रिप्लाई करेंगे उतना बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं आपको, पहले भी मैंने कहा है इंटर में भी, कि जब अपन गाने सुनते हैं, ठीक है,
तो कुछ लोग सिर्फ गाने सुनते हैं और कुछ लोग उनको साथ में गुनगुनाते भी हैं। किसको गाने ज्यादा याद रहेंगे, सुनने वाले को या गुनगुनाने वाले को? गुनगुनाने वाले को। तो सिमिलरली कुछ बच्चे सिर्फ सुनते हैं टीचर की, कुछ बच्चे टीचर के साथ साथ बोलते हैं। तो प्रोविजन किसको ज्यादा याद रहेंगे? साथ साथ बोलने वाले को। यस, तो इसलिए बोलते रहे। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, करने से होगा, इसलिए हम कह रहे हैं बोलने से होगा। ठीक है, चलिए। एडवांस टैक्स लॉ है 50 मार्क्स का, इंटरनेशनल टैक्सेशन है 30 मार्क्स का, और केस स्टडी आपका होगा 20 मार्क्स का। ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज को मैं समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें प्रोविजन नहीं पढ़ना, हमें बेसिक से लेके एक्सपर्ट नॉलेज तक का सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए, केस स्टडी क्या है? केस स्टडी का मतलब आपको याद है, जब मैंने इंटर में आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था कि 6 चीजें होती हैं इनकम टैक्स के अंदर। अगर हमें इनकम टैक्स को समझना है तो हमें 6 एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, एक्ट और रूल। याद है किसी को? 6 तरीके के एक्ट और रूल की जानकारी हमें होनी चाहिए। याद है किसी को? एनीवन याद है क्या किसी को? अरे नहीं है तो नहीं बोल दो, क्या दिक्कत है? मुझे पता है कि लॉकडाउन में और एग्जाम के बाद आप इतने रिलैक्स हुए हो कि सारे प्रोविजन बह गए हैं। ओके, देखिए 6 चीजें हमने पढ़ी थी। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था 1961, इनकम टैक्स रूल पढ़ा था 1962, साथ में फाइनेंस एक्ट पढ़ा था, राइट, साथ में नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, और वहां पे एक पॉइंट था जुडिशियल डिसीजंस। याद है आपको? यस, प्रिया, प्रिया याद है क्या बेटा? जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है केस लो। हमने ये बोला था वहां पे कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं वो भी एक कानून बन जाते हैं जब तक कि उस प्रोविजन में चेंज ना हो जाए। ठीक है, एक केस लो हमने प्रैक्टिकली भी पढ़ा था, मंजुला जे शाह का केस। याद है आपको? कैपिटल गेन में जब हम इंडेक्सेशन करते थे गिफ्ट के केस में, तो हमने मंजुला जे शाह का एक केस पढ़ा था। ठीक है, तो जब हम किसी लॉ की बात कर रहे होते हैं और उस पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन केस लॉ आ जाता है गवर्नमेंट का, तो वो भी एक रूल बन जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली 20 मार्क्स का केस लॉ के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको केस का नाम भी लिखना है और ये भी बताना है कि उस केस में हुआ क्या था। ओके, तो ये बड़ा ही आसान पार्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाइए, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा। आपको ये भी याद होगा कि जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हर इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो इनकम इंडिया में कमाई गई हो और चाहे इंडिया से बाहर कमाई गई हो। बताओ, ये याद है? यस सर, ये तो याद है। तो सोचो, अगर मैं एक एज एन इंडिविजुअल मैं फॉरेन से इनकम कमा रहा हूं और वो इनकम मेरे लिए इंडिया में टैक्सेबल है, तो क्या वो फॉरेन में टैक्सेबल नहीं हुई होगी? जहां से मैं कमा के लेके आया हूं वहां पे टैक्स लगा होगा या नहीं लगा होगा? लगा होगा। तो इसका मतलब मेरा टैक्स वहां भी लग गया और मेरा टैक्स तो यहां भी लग गया। तो वो हो जाता है डबल टैक्स। उसको रोकने के लिए एक प्रोविजन होता है DTAA, वो हमें यहां पढ़ना है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, एक प्रोविजन यहाँ पे आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। एक प्रोविजन यहाँ पे आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसके अंदर रीजनेबल प्राइस निकाली जाती है। मैं थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूँ, पहले आप अपना कोर्स कंटेंट ढंग से समझ लो, उसके बाद हम सारे को कवर करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? क्या आप कोई ऐसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जहां पे इनकम टैक्स है ही नहीं? क्या आप कोई ऐसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जहां पे इनकम टैक्स है ही नहीं? नहीं। ओके, क्या ये पता है कि इंडिया का जो टैक्स रेट है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट टैक्स रेट में से एक है? पूरी दुनिया में जो टैक्स लगता है उसमें ज्यादा जो टैक्स लगने वाली कंट्री है वो इंडिया है। बोलो भाई, है क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया का टैक्सेशन बड़ा ही टफ है और बहुत रेट है। ठीक है, अब जब ये रेट है तो हर आदमी के, इंसान के माइंड में एक चीज आती है कि हम कैसे ना कैसे टैक्स चोरी क्यों ना कर लें। और अगर इस बात की प्लानिंग की जाए तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, रिलायंस ने इंडिया में भी बिजनेस खोल रखा है और रिलायंस ने दुबई में भी बिजनेस खोल रखा है। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं। अब क्या रिलायंस अपने इंडिया वाली ब्रांच या इंडिया वाले ऑफिस को और दुबई वाले ऑफिस को इस तरीके से मैनेज कर सकता है कि उसका इंडिया का प्रॉफिट कम हो जाए और दुबई का प्रॉफिट बढ़ जाए? बताइए, कर सकता है क्या? बोलिए भाई। यस, बाकी भी जवाब देते रहे। रिया एंड मीनल, मीनल तो दे रहे हैं, अंशु। ठीक है सर, हो सकता है। प्रॉफिट कम क्यों करेगा? मैं भी इसलिए कम करेगा। मान लीजिए रिलायंस, ध्यान से सुनना, रिलायंस इंडिया से कमाता है 100 करोड़ और दुबई से कमाता है फिलहाल 50 करोड़। ठीक है, इंडिया में टैक्स देना पड़ता है बेटा 30% और दुबई में जीरो टैक्स है। तो इसका मतलब 30 करोड़ का उसे टैक्स देना पड़ता है और दुबई में जीरो। तो ओवरऑल इसका मतलब पूरे साल में वो 30 करोड़ का टैक्स देते हैं। यहां तक ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, इंडिया का प्रॉफिट कम शो किया। कैसे कम शो किया? इसने जो माल दुबई को बेचा, इसने जो माल अपनी दुबई वाली कंपनी को बेचा, कम रेट पे बेच दिया। तो कम रेट पे बेच दिया तो मुझे बताओ, क्या इंडिया का प्रॉफिट कम हो जाएगा? इसकी इंडियन कंसर्न का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या? सस्ता माल बेच दिया दुबई वाली कंसर्न को तो इंडिया का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा और दुबई वाली कंसर्न का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगले साल पोजीशन क्या हो गई कि इंडिया वाले का प्रॉफिट तो आ रहा है 50 करोड़ और जबकि फॉरेन वाले का प्रॉफिट हो गया 100 करोड़। तो इस पे देना है 30% और इस पे देना है जीरो। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट 150 करोड़ था, 150 करोड़ है, बट टैक्स 30 करोड़ था और टैक्स 15 करोड़ पे आ गया। समझ में आ गया कि इंडिया का प्रॉफिट कम क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है। समझ गए? ओके, तो जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि ऐसी प्लानिंग चल रही है तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, आप आपस में ट्रांजेक्शन किस रेट पे करते हो उससे हमें मतलब नहीं है, टैक्स लगाने के लिए हम हमारी रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप तो पूरी चोरी कर लोगे। तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग, कि हम एक रीजनेबल प्राइस निकालेंगे जिस प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए था, और उस रेट को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है बेटा हमारा एडवांस टैक्स लो। एडवांस टैक्स लो मेन मुद्दा ये है। ये जो मेन मुद्दा है ये बड़े कम मार्क्स का है मैं बोलूंगा, और इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए।
आपके फाइनल का जो मॉड्यूल स्टार्ट होता है, देखा आपने खोल के किसी ने? फाइनल का टेक्स्ट का मॉड्यूल किसी ने खोल के देखा क्या? पहला चैप्टर होगा आपका असेसमेंट। किसका असेसमेंट? इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फॉर्म का, कंपनी का, ट्रस्ट का। सभी बुक्स नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, ट्रस्ट, एक होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक बिजनेस ट्रस्ट होता है, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है। तो इतने तो असेसमेंट दे रखे हैं, इतने तो असेसमेंट दे रखे हैं, इंडेक्स में नहीं मिलेंगे। जब आगे कंटेंट में जाओगे तो इतने लोगों के असेसमेंट करने हैं, मतलब इतने लोगों की इनकम कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद दे रखा है रिटर्न फाइलिंग, कि रिटर्न कब भरनी है, ठीक है। फिर रिटर्न भरेंगे तो अपील, रिवीजन, ठीक है। इनकम टैक्स की रेट कैसे होती है, सर्वे कैसे होता है, वो सारी बातें। इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन है, ओके। उसके बाद में आगे दे रखा है आपको बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब आज तक आपने अकाउंट्स में तो पढ़ा है, अब यहाँ पे भी आएगा कि अगर आप अमलगमेशन करते हैं, डीमर्जर करते हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से एक्ट है जिसको हम ब्लैक मनी एक्ट बोलते हैं, 2015, ओके। सॉरी। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट जब बेटा यहाँ पे दे रखा है तो ठीक है, ये तो अलग चीजें हैं, ये तो हम पढ़ लेंगे, ये तो सारी सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ये सब आप 5 हेड पढ़े बिना कर सकते हो क्या? अगर आपको पांचों हेड नहीं आते तो क्या ये वाला कंटेंट आप कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको डिडक्शंस नहीं आती तो क्या इंडिविजुअल का असेसमेंट कर सकते हैं? नहीं। सेट ऑफ पता होना चाहिए, टीडीएस पता होना चाहिए, एडवांस टैक्स पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने इंटर में जितना भी मैटर पढ़ा है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये वाला कंटेंट समझ पाएंगे, तभी हम फाइनल पढ़ने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो ऐसे सब्जेक्ट है फाइनल के अंदर जिनके अंदर आपको इंटर में पढ़ी हुई हर चीज को याद रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। ओके, नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि चलो अगर हम इसको पढ़ना भी स्टार्ट कर दें तो मुझे पहले ये जानना है कि आपने इंटर में जो पढ़ा वो आपको कितना याद है, बताइए। आपने इंटर में जो कुछ पढ़ा वो आपको कितना याद है? मीनल कह रहे हैं बहुत कम। अंशु, प्रिया, इंटर में आपने जितना भी पढ़ा बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि ये अज्यूम करते हुए कि आपको इंटर का सब कुछ याद है वो आगे बढ़ जाते हैं और सीधा फाइनल का कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पर उससे होता क्या है कि बेस कमजोर रह जाता है, बेस तो कमजोर रह जाता है और फिर बच्चा ये देखता रहता है ये आगे वाली चीजें हो कैसे रही है, कुछ भी याद नहीं, ओके। मोस्टली यही होता है बच्चों के साथ। ठीक है, मोस्टली बच्चों के साथ यही होता है कि उनको वो कंटेंट याद नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो डर डर के पढ़ रहे होते हैं, उनको पहले ही डर लग रहा होता है और फिर उनको लगता है पीछा छूटा एग्जाम हो, तो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सब साफ कर देते हैं पूरा, जैसे कंप्यूटर रिसाइकिल बिन से साफ करते हैं ना, जैसे सब कुछ उड़ा देते हैं। हाँ, तो इसलिए अब हमें एकदम सही है ना, हाँ। अब हमें क्या करना होगा ये आप समझो। अभी जो फाइनल का एग्जाम हुआ, सीएमए फाइनल का एग्जाम जो मैंने भी दिया था,
उसमें एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन। आप बताइए इंटर में कौन सा टॉपिक सबसे इजी था? सबसे इजी आप बोलो कि ये टॉपिक तो बस सर फिंगर टिप्स पे है, आज भी कर दे हम। 8 मार्क्स का फाइनल में क्वेश्चन आया था, 8 मार्क्स का। नहीं, या वैस प्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला। रेजिडेंशियल स्टेटस में एक जो टेबल बनती थी ना, OR, NOR और NR, सेम वो क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का। 5-6 आइटम दे दिए और तीनों का टैक्सेशन पूछ लिया कि बता दो भाई, ऑर्डिनरी के लिए कितना टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए कितना है, और नॉन रेजिडेंट के लिए कितना है। तो इसलिए आप ये तो अज्यूम बिल्कुल ना करें कि इंटर का कंटेंट नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ फाइनल का कंटेंट आता है। कैपिटल गेन क्वेश्चन पक्का आता है, BNP का क्वेश्चन पक्का आता है, समझ गए? तो इसलिए ये चीज जरूरी है। मैं जो क्लास पढ़ाता हूं, मैं उस क्लास में क्या करता हूं, एक वीक में रखता हूं रिवीजन वीक, जिसके अंदर बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड HP तक का मैं रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, उसमें 5 क्लास भी हो सकती है, 6 क्लास भी हो सकती है। आफ्टर दैट मैं BNP से स्टार्ट करूंगा डिटेल में, और वो भी पॉइंट पढ़ेंगे BNP में जो आपने इंटर में नहीं पढ़े, क्योंकि जो लेवल है वो काफी चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप ये आपके बेस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ आपको फाइनल में अच्छा स्कोर करने के लिए भी आगे ले जाएगा। ओके, और ये रिवीजन जो है 7 दिन का, ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप इसमें कंटिन्यूअस रिप्लाई करते रहेंगे। हम सारी बातें नहीं लिखेंगे, हम सारी बातें नहीं पढ़ेंगे, और जो काम की बातें हैं हमें वो पढ़नी। ठीक है, तो मैं आपको लिखता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलते जाएं। डेफिनेटली 70+ मार्क्स की तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। 70+ मार्क्स इजिली आप गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा, तो शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि सर इंडिया में 2 तरीके के टैक्सेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसने कहा ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन ने कही। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कही, कैसे कही और क्या हुआ, तो उसके लिए हम छोटी सी बात करते हैं कि एक आर्टिकल है 265। आर्टिकल 265 में क्या कहा गया कि कोई भी टैक्स विदाउट लेवी नहीं हो सकता, विदाउट प्रोविजन लेवी नहीं हो सकता। मतलब कोई भी टैक्स लगाने के लिए देयर शुड बी सम लॉ। समझ रहे हो? कोई भी टैक्स लगाने के लिए उसका कानून बना हुआ जरूरी है, ऐसे आप टैक्स नहीं लगा सकते। साथ ही साथ एक आर्टिकल पढ़ा होगा, सेक्शन 246, आर्टिकल 246, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 265 हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, पर 246 आपने पढ़ा हुआ है। तो बता सकता है किस चीज का है? आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल पढ़ाया हुआ है आपको, कोई भी बता सकता है किस चीज का है? इसमें 3 लिस्ट थी बेटा, अब याद आया होगा आपको। 3 लिस्ट थी इसमें, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। नाम बता सकते हो? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। वेरी गुड। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बहुत सी चीजें याद हैं आप। यूनियन लिस्ट में बेटा पावर किसको दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपको मिलकर काम करना है। ठीक है, इनमें से कौन सी लिस्ट ऐसी है जिसमें इनकम टैक्स लगाने का पावर है? यूनियन लिस्ट, बिल्कुल। और यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर कितना है? यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर कितना है जो आपको इनकम टैक्स लगाने का राइट देता है? एंट्री नंबर कितना है जो इनकम टैक्स लगाने का राइट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? कौन सी एंट्री है? ये है बेटा एंट्री नंबर 82।
पर ये बात करती है अदर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा। एग्रीकल्चर इनकम लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वो भी एंट्री नंबर 46 में, राइट। ओके, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बता रहा हूं ना मैं, आप इनको ये मत समझना कि ये हमें लिखने नहीं है, या ये तो सर ऐसे ही बता रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज। ये सारे वो पॉइंट बता रहा हूं जिन पे एमसीक्यू आते हैं फाइनल के अंदर, ठीक है। कैसे, कौन से सेक्शन में, कौन सी आर्टिकल में लिखा है कि टैक्स लगाने के लिए कानून होना चाहिए, इसमें लिखा है। लिस्ट कौन से आर्टिकल में है, 246 में है। लिस्ट का नाम क्या है, ये रहा सर नाम, ठीक है। ये सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। कौन सी एंट्री है जिसमें इनकम टैक्स लगाने का राइट है, 82। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट कौन सी लिस्ट में है, 46। तो ये सारी एंट्रियां मैंने आपको ऐसे ही नहीं लिखवाई है, ये सारी एंट्रियां आपके लिए एमसीक्यू पर्पज से बहुत फायदेमंद है। ओके, चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि सब इनकम टैक्स लगाने का राइट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और उसको चलाने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है सीबीडीटी, राइट। ठीक है, सीबीडीटी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है, बता सकता है कोई? सीबीडीटी कौन से डिपार्टमेंट या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो ये काम करता है बेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे सीबीडीटी है, और वो इन चीजों को गवर्न करता है। सीबीडीटी का काम क्या है, कुछ सर्कुलर इशू करना और डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, राइट। बोलिए, क्लियर है? डन। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, वो 6 बातें कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको उस दिन भी और आज भी, कि इनकम टैक्स पढ़ने के लिए हमें 6 बातें पता होनी चाहिए। पहला, इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तीसरा, फाइनेंस एक्ट। कोई बता सकता है कि हम पे कौन सा फाइनेंस एक्ट लगने वाला है? हम पे कौन सा फाइनेंस एक्ट लगने वाला है, कोई बता सकता है क्या? कौन सा फाइनेंस एक्ट हम पे एप्लीकेबल होने वाला है? नहीं पता? 2020। 2020, ओके। और कोई? अच्छा, हम कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम पढ़ेंगे, चलो ये बता दो। हम कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा 2020-21, मतलब अब 2020-21 में जो कमाएंगे उसका टैक्सेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2021-22। तो इसके लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2020 लगेगा, बिल्कुल ठीक है। ओके। चौथी चीज क्या थी, नोटिफिकेशन। पांचवी चीज क्या है, सर्कुलर। और छठी चीज क्या है, जुडिशियल डिसीजन। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, और उससे आपका नॉलेज भी चेक हो। इनकम टैक्स की जो रेट दे रखी है, इनकम टैक्स की रेट पता है आपको, सेब रेट होती है या और रेट होती है? इनकम टैक्स की जो रेट है वो कहाँ पे लिखी हुई रहती है? इनकम टैक्स एक्ट में है, रूल्स में है, फाइनेंस एक्ट में है, नोटिफिकेशन सर्कुलर कहाँ है, तो बता सकता है? इनकम टैक्स की रेट कहाँ मेंशन होती है? ये इन डेप्थ नॉलेज की बात चल रही है। हाँ जी, कोई भी, अंशु, प्रिया या मीनल, कोई भी बता सकता है।
बोलो भाई, फाइनेंस एक्ट में है या फिर इनकम टैक्स एक्ट में है या किसी सर्कुलर में है? कहाँ पे लिखी हुई रहती है इनकम टैक्स की रेट? पहली तो लिखी हुई रहती है इनकम टैक्स एक्ट में और दूसरी लिखी हुई रहती है फाइनेंस एक्ट में। आप कहोगे सर दो जगह? यस, दो जगह। दोनों जगह हर साल रेट रहती है। एक्ट में तो रहती है, जब जब फाइनेंस एक्ट नया आता है तो उसमें भी अलग से डेट मेंशन होती है पर दोनों में एक रेट नहीं होती, अलग अलग रेट होती है। कैसे? इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट है वो इनकम के हिसाब से रेट है, बेस्ड ऑन इनकम, ठीक है। और जबकि फाइनेंस एक्ट में जो रेट दे रखी है वो पर्सन के हिसाब से है, बेस्ड ऑन पर्सन। कैसे? बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट है वो इनकम के हिसाब से है और फाइनेंस एक्ट में जो रेट है वो पर्सन के हिसाब से। कैसे? क्या आपको याद है सेक्शन 112 किस चीज का है? क्या कोई बता सकता है सेक्शन 112 किस चीज का था? हाँ जी, सेक्शन 112 किस चीज का है? चलो एक और लिख देता हूँ, 112A लिख देता हूँ, एक 111A लिख देता हूँ, एक 115 लिख देता हूँ। कोई भी बता दो इनमें से। क्या इनमें से कोई भी सेक्शन याद है आपको? देखिए, ये था एलटीसीजी। चलो हाँ या ना बोल दो, कंफर्म तो कर दो। एलटीसीजी जिसमें 20% था, ये एलटीसीजी जिसमें 10% है शेयर्स वाला, ठीक है। ये एसटीसीजी है 15% वाला शेयर्स का, और ये कैजुअल इनकम है 30% वाला। याद आ गया क्या? बोलिए, याद आ गया? बाकी लोग भी बता दो भाई। सर इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो वाला कौन सा है जिसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है? 112 बेटा, ये है 112। शेयर्स पे जो होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल, सेक्शन 10। ओके। इसके साथ एक और सेक्शन पढ़ते हैं हम, वो है सेक्शन 1038। पहले ये पूरा टैक्स फ्री हुआ करता था, बाद में कहा गया कि 1 लाख तक टैक्स फ्री है और 1 लाख से ऊपर 10% है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर एक इंडिविजुअल इनमें से कोई इनकम कमाता है तो ये रेट लगेगी, यस। और अगर एक कंपनी इनमें से कोई इनकम कमाती है तो भी ये रेट लगेगी, और फर्म कमाती है तो भी ये रेट लगेगी। इसका मतलब क्या ये रेट इनकम के हिसाब से है? पर्सन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ये लॉटरी मेरी लगे, ठीक है, किसी के एचयूएफ की लगे या किसी की भी लगे, रेट तो वही लगनी है। तो इसका मतलब एक्ट में जो रेट मेंशन कर रखी है वो किसके बेस पे है? इनकम के बेस पे, उसमें पर्सन से कोई मतलब नहीं है। बोलो, आई बात समझ में? अच्छा, अब आ जाते हैं एक्ट में। हाँ, फाइनेंस एक्ट में कौन सी रेट दे रखी है? फाइनेंस एक्ट में पर्सन के हिसाब से दे रखी है। कहा कि भैया इंडिविजुअल है तो तुम पे स्लैब रेट लगेगी, ठीक है। कंपनी है तो तुम पे फ्लैट रेट लगेगी, ठीक है। कंपनी है तो तुम पे फ्लैट रेट लगेगी। फर्म हो तो तुम पे फ्लैट रेट लगेगी 30%, ठीक है। कंपनी में बहुत सारी रेट आ गई आजकल, आपने जब पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा तो आपने एक ही रेट सुनी होगी 30%, पर अभी 15% भी है, 22% भी है, 25% भी है और 30% भी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कंपनियों पे टैक्स लगने लग गया है। मिनिमम 15% तक लगने लग गया। तो इसका मतलब दो जगह पे रेट मेंशन है, और कैसी कैसी है आई थिंक अब आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। ओके, सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो। अच्छा। ये लीजिए। सर बस ये बताओ, आपने सीबीडीटी के ऊपर क्या लिखा है? एफएम। एफएम फाइनेंस मिनिस्ट्री,
इट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ओके है सीबीडीटी है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके सर, कर दो अब नीचे। ओके तो मैं दोबारा बोल देता हूँ कि हमारी ये जितनी भी बातें बेटा ये सारी किस चीज के लिए है, आपके एमसीक्यू पैटर्न और आपको एज ए होल रिवाइज करवाने के लिए है। ठीक है, तो इनकम टैक्स की रेट की हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा और रिवाइज कर ले बेसिक, तो बेसिक तो फिर खत्म ही हो जाएगा। हमने कहा कि सर डायरेक्ट टैक्स जो है उसका नेचर क्या है, बताओ। प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, अग्रेसिव है, कैसा नेचर है? प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता है। ठीक है, इसमें सर जो पेयर होता है वो भी बर्डन वाला होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है। इसमें जनरली इनकम टैक्स और एसटीटी की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की हम बातें करते हैं सर। ओके, तो ये हमारा बेसिक पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने और बेसिकली पढ़े हुए हैं, जैसे कि सर प्रीवियस ईयर, तो हमें प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ना है, क्या होता है वो तो आपको पता है, हमें पढ़ना है 2020-21, और वैसे प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ा हमने असेसमेंट ईयर, जो हमारा 2021-22 है, जो प्रीवियस ईयर के अगला ईयर होता है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के अंदर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में हम जो कुछ भी कमाते हैं उसकी इनकम टैक्सेबल कब होती है, असेसमेंट ईयर होती है। इस रूल को बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर रूल, राइट, जिसके अंदर कहा गया कि जो भी इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाएंगे उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में पे करना होगा, राइट। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन थे, बता सकता है कोई? इस रूल के कुछ एक्सेप्शन थे, वो बता सकता है क्या कोई, कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें टैक्स आपको इस साल का इसी साल पे करना पड़ेगा? अगर कंपनी बीच में ही वाइंड अप हो रही है। ठीक है, और जो कंट्री छोड़ के जा रहा है, हाँ वो भी ठीक है, मिनरल भी ठीक है, और कोई? चलिए मैं बता देता हूँ, मिनरल डिसोल्यूशन। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ बेटा। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंट। अगर आप हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो आपको आज तक का टैक्स, जब आपने लास्ट पे किया था वहां से लेके आज तक का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, वरना हम आपको परमानेंट जाने का वीजा ही नहीं देंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, पर्सन नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। अगर कोई बाहर से हम इंडिया में आता है अपना शिप लेके, और इंडिया से कोई पैसेंजर या लगेज को लेता है, तो उसने यहाँ पे जो भाड़ा कमाया उसका टैक्स हम उससे अभी चार्ज करेंगे, क्योंकि चला गया तब तो वापस आएगा नहीं टैक्स देने के लिए, तो उसके ऊपर वो इसके एक्सेप्शन में आ जाता है। तीसरा, जैसे आपने कहा डिसोल्यूशन या फिर कंपनी का लिक्विडेशन। अगर किसी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है, या किसी भी इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, जिसका भी बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसे भी इस साल का टैक्स इसी साल पे करना पड़ेगा, उसे अगले साल की इजाजत नहीं दी जाएगी, राइट। उसके बाद बोला गया, अगर आपने कोई एओपी बनाई, कोई बीओआई बनाई, और वो इसलिए बनाई, इसी साल तो बनी और इसी साल खत्म भी हो गई, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई, तो उसका टैक्स भी आपको इसी साल पे करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा था ट्रांजेक्शन टू अवॉइड टैक्स। आपने टैक्स चोरी करने के लिए कोई ट्रांजेक्शन किया और आप पकड़े, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी काम पे चोरी में पकड़े जाते हो, है ना, किसी चीज के लिए आप पकड़े जाते हो, चोरी कर रहे थे, मान लो कोई चोर घर में घुसा और चोरी कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर अपन ने चोर को पकड़ लिया तो उससे चोरी का सामान तो वापस लेंगे ही लेंगे, साथ में पिटाई करेंगे वो अलग। तो क्या हम उसको ये बोलते हैं कि भैया देख पकड़, हमने तेरे को आज लिया, है ना, पिटाई हम तेरी कल करेंगे, ऐसे थोड़ी बोल सकते? नहीं। तो अगर आपने कोई टैक्स चोरी की प्लानिंग की और आप पकड़े गए, तो फिर उसका आपको टैक्स तुरंत ही देना पड़ेगा, अगले साल का कोई मौका आपके पास नहीं होगा। लास्ट पॉइंट मैंने आपको इसमें लिखवाया हुआ है अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जितने भी ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन होते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, प्रिया से पूछता हूँ, चलो ठीक है। एक बंदे के पास 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है, एक बंदे के यहाँ रेड हुई और उसको, उसके पास 100 करोड़ रुपए मिले, और वो 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है,
मतलब वो पैसा आया कहाँ से, उसने कमाया कैसे, इस बात का कोई जवाब उस बंदे के पास है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ वो 100 करोड़ रुपए उसने कब कमाए होंगे? जिस साल पकड़ा गया उस साल, या उससे पुराने किसी ईयर में? जिस साल पकड़ा गया है। उस साल कमाया उसने, कमाया पूछ रहा हूँ मैं। सर उसी साल। उसी साल, ओके। और कोई? मीनल? ओके, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए, उस बंदे को जब हमने आज पकड़ा, जिसके पास 100 करोड़ रुपए मिले और उसके पास कोई जवाब नहीं, तो मे बी उसने ये 100 करोड़ रुपए इसी साल कमाए हो, और मे बी उसने पुराने साल में भी कमाए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि एक साथ पैसा नहीं आता, इकट्ठा होता है धीरे धीरे। हमने पहले कमाया, टैक्स नहीं भरा, फिर कमाया, टैक्स नहीं भरा, तो वो तो इकट्ठा हो गया ना सारा पैसा। तो दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है और पास्ट ईयर्स का भी हो सकता है। पर उसने आज तक टैक्स नहीं भरा और आज हमने उसको पकड़ लिया, तो क्या अब हम उसको कहेंगे कि भैया इस साल तेरे को पकड़ लिया, टैक्स तो अगले साल भर देना? नहीं, वो तो पहले से डिफॉल्टर है। उसको तो कहेंगे तुझे तो अभी भरना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि वैसे भी ये इनकम तो पुरानी है, इसका असेसमेंट ईयर तो कब का जा चुका है। भाई अगर वो इनकम पुरानी हुई तो उसका तो असेसमेंट ईयर जा चुका है ना। समझ गए? और आप ये प्रूव कर देते हो कि नहीं सर ये इनकम तो इसी साल की है, तो फिर तो वो ब्लैक मनी है ही नहीं। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए मिलते हैं और आप प्रूव कर देते हो कि वो इनकम इसी साल की है मेरी, तो मुझे बताओ क्या वो ब्लैक मनी है? बता दो। अगर आपके पास 100 करोड़ मिलते हैं और आप प्रूव कर देते हो कि वो इनकम तो इसी साल की है मेरी, तो क्या उसको हम ब्लैक मनी कह सकते हैं? नहीं, हम उसे ब्लैक मनी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका तो टैक्स भरने का टाइम अभी तक है। आप कहोगे सर भर देंगे टैक्स, क्या जल्दी है? हमारा टाइम जब होगा हम भर देंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। समझ गए? तो ये हम बात कर रहे हैं उस इनकम की जिसका डिस्क्लोजर नहीं है, जिसका जवाब नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो आपके पास पैसा मिला जिसका जवाब नहीं है, आपके पास असेट मिली जिसका जवाब नहीं है, आपने कोई खर्चा दिया था उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, आप कहीं घूमने गए और उस पर जो खर्चा हुआ उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो आपके पास से मिली है और आपके पास ये जवाब नहीं है कि वो पैसा आया कहां से, तो क्या मैं उसे ब्लैक मनी कह सकता हूं? बोलिए, क्या मैं उसे ब्लैक मनी कह सकता हूँ? यस, डेफिनेटली मैं उसे ब्लैक मनी कह सकता हूँ। और अगर हमने किसी की ब्लैक मनी पकड़ी है तो उसे तो इसी साल टैक्स देना पड़ेगा, उसे अगले साल का मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? बोल दो, यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार बता दो। ठीक है, तो सेक्शन 1 बेटा स्कोप का होता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, और सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप घर में कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या हर काम को करने का एक तरीका होता है? बोलो, क्या हर काम को करने का एक तरीका होता है? यस। और अगर तरीका होता है तो क्या उस तरीके को बताने वाला भी कोई ना कोई होता है? वरना हमें कैसे पता चलेगा इस काम को करने का क्या तरीका होता है? क्या हर काम को करने का एक तरीका तो होता है, पर वो तरीका बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बोलो यस और नो। यस। अब बात ये आती है कि इनकम टैक्स लगाना है हमें पता है, पर ये बताने वाला कौन है? बोलिए, इनकम टैक्स लगाना है ये तो हमें पता है, पर कैसे लगेगा ये बात बताने वाला कौन है? क्या चार्जिंग सेक्शन है? बोलिए, क्या चार्जिंग सेक्शन है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? अरे डिपार्टमेंट नहीं बताता बेटा, डिपार्टमेंट तो सिर्फ संभालता है, डिपार्टमेंट का काम बताना नहीं है, डिपार्टमेंट का काम सिर्फ संभालना है, बताने का काम है चार्जिंग सेक्शन का।
जब इन्होंने इतनी मोटी किताब बनाई तो उस किताब में तरीका भी तो लिखा होगा ना। तो उन्होंने तरीका लिखा सेक्शन नंबर 4। पता था किसी को? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन बताता है कि आपके पास कोई इनकम हो, वो इनकम एग्जम्प्ट ना हो, तो उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी और उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स ले भी। ठीक है, हमने जितने हेड पढ़े हैं, 5 हेड पढ़े हैं ना, उन 5 हेड में भी हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़े हैं। तो बता सकता है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? कोई भी? हाँ जी, चार्जिंग सेक्शन बता सकता है कोई सैलरी का? 15, वेरी गुड। एचपी का, एचपी का चार्जिंग बता सकता है कोई? 22। बीएनपी का 28, कैपिटल गेन 45, अदर सोर्स 56। आप बोलोगे सर सेक्शन पूछ रहे हो, हमें तो प्रोविजन ही याद नहीं है, सेक्शन कहां से बताएं? ठीक है, अभी मैंने आज की डेट में आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दी है, सिर्फ कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपको टेक्स्ट को बेटर समझने में काम आएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे, आपको पता है इस बार जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके प्रोविजन में बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस को काफी हद तक चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए उसको हमें जरूर पढ़ना है, उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया मैं एक बार बता देता हूँ आपको हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि फाइनल पढ़ने के लिए हमें इंटर की बातें पता होना जरूरी है, इसलिए हमने इंटर का एक क्विक रिवीजन किया है। उसमें भी सिर्फ वो बातें हमने रिवाइज की है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसा कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 2 आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी टैक्स तभी लगाया जा सकता है जब उससे रिलेटेड कोई ना कोई कानून हो। आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल ये कहता है कि 3 लिस्ट बनाई गई है, पहली लिस्ट यूनियन, दूसरी स्टेट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट को काम करने के अधिकार दिए हैं। हमारा इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में कवर होता है, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास एंट्री नंबर 46 में है। ठीक है, ये तो बात रही अधिकार। फिर हमने कहा कि इंडिया में 2 टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स को चलाने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में सीबीडीटी को सौंपा गया है। ठीक है, सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है और साथ ही साथ गवर्न करती है इनकम टैक्स को। ठीक है, इनकम टैक्स को में पे करने वाला और बर्डन लेने वाला सेम पर्सन होता है, और इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का एक टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स लगाने में 6 चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट 2020, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड जुडिशियल डिसीजंस। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें टैक्स लगाना होगा। राइट, उसके अलावा हमने बात करी कि जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 स्कोप का है कि इनकम टैक्स एक्ट कब आया, तो 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स एक्ट आया था और 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हो गया। 298 सेक्शन है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दे रखी है और सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को समझा और ये भी कहा कि प्रीवियस ईयर में जो भी कमाते हैं उसका टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में देना होगा। राइट, इनकम टैक्स की रेट कहाँ डिफाइन है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी इनकम बेस्ड रेट है वो सारी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, और जितनी भी पर्सन बेस्ड रेट है वो सारी फाइनेंस एक्ट में डिफाइन है। बता दो एक बार बेटा, यहां तक किसी के कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए।
नहीं, मजा आया मतलब चीजें रिकॉल हुई और कुछ नए वे में सीखने को मिली। क्या कुछ चीजें नए वे में सीखने को मिली आपको? जैसे इनकम टैक्स की रेट आपको मेरे हिसाब से नहीं पता होगी कि कहाँ लिखी हुई। ओके, चलो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।